हेलो लर्नर्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पीजीटी के लिए बात कर रहे हैं और पीजीटी के सीक्वेंस में हम लोग जो पेपर्स लगा रहे थे वो हम आरपीएससी पीजीटी के कर रहे थे। तो उसी में हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है आरपीएससी पीजीटी 2018 का। अब हम इस पेपर को करेंगे और इसमें भी इस पार्ट में 75 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैचिंग वाला। तो ह्यूमन सोसाइटी किसकी बुक है? किंग्सले डेविस की। और ओनली सोसाइटी बुक है मैकइवर एंड पेज की। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक है दरखाइम की। सोशोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर बुक जो है वो है बॉटोमोर की। तो इसको मैच कर लीजिए। 1 में 2, 1 में 2, 2 में 4, 2 में 4 और ये रहा हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को सिस्टमैटिक लगाना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो सीक्वेंस बन पा रहा है वो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव हमें मिल गया 2 में। उसके बाद हमारा होता है प्रिमिटिव के बाद एशियाटिक सोसाइटी, तो वो हमारा जा रहा है ये लास्ट वाले ऑप्शन में। और उसके बाद फिर है एंशिएंट और उसके बाद फिर है हमारा फ्यूडल। तो देखा जाए अगर ऐसे तो 4th ऑप्शन इसमें बन पा रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जो सोसाइटी के टाइप्स हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, प्रिमिटिव सबसे पहले होगी तो 2 ही ऑप्शन में सबसे पहले है। और एंशिएंट और एशियाटिक में जो पहले होगा वो एशियाटिक पहले होगा, उसके बाद एंशिएंट होगा और फिर होगा फ्यूडल सोसाइटी। तो इसलिए इसमें आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। उसके बाद है किसने यांत्रिक और सावयवी एकता में डिफरेंस किया? तो नो डाउट एमाइल दुर्खाइम हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही नहीं है? तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दुर्खाइम, पैटर्न वेरिएबल पार्सन्स, लुकिंग ग्लास सेल्फ कूले, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म। तो इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म जो है उसकी बात करते हैं मेलिनोव्स्की, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट नहीं है। और जो मर्टन का जो प्रकार्यवाद है उसमें वो अनुभूति वाद की बात करते हैं, तो इसलिए ये इनका नहीं होगा। ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का तत्व नहीं है? तो समुदाय का कौन सा तत्व नहीं है? डेफिनिट टेरिटरी होती है, वी फीलिंग होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती है क्योंकि वो तो एक ही जैसे रहते हैं, और सेल्फ सफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इसके पहले भी पूछा गया था, किसने है दिया है? समनर ने। उसके बाद प्राइमरी ग्रुप की बात कौन करता है? कूले करते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कौन एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो आपको ढूंढना है कौन सी नहीं है। तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, स्मॉल साइज होता है, रिलेशनशिप इज एन एंड इन इटसेल्फ। तो रिलेशनशिप स्वयं साध्य होते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप नहीं होती है, संबंधों की लघु अवधि नहीं होती है। प्राइमरी ग्रुप में तो संबंधों की जो अवधि होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हमारा अगेन क्वेश्चन जो है वो है मैचिंग वाला। तो मैच कर लेते हैं। प्राइमरी ग्रुप है कूले का, स्टैटिस्टिकल ग्रुप है बीरस्टीट का, रेफरेंस ग्रुप जो है वो है मर्टन का, इन ग्रुप और आउट ग्रुप अभी आपने किया समनर का, तो आपने देखा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैच कर लीजिए। फर्स्ट में 2 एक ही में है, ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है रेफरेंस ग्रुप, सबसे पहले किसने दिया था? तो रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले जो बात की थी वो हाइमन ने की थी। उसके बाद है सोरोरेट इज़ अ मैरिज। सोरोरेट जो मैरिज होती है उसमें क्या होता है, जो मृत पत्नी होती है उसकी बहन विधुर पति के बीच में कर लेती है, तो बिटवीन द विडोअर विद द डिसीज वाइफ सिस्टर, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है? तो द्रौपदी से पांडवों का जो विवाह है वो भ्रातक बहुपति का उदाहरण है। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक ही सीमित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको जब फैमिली की डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था न्यूक्लियर फैमिली होती है वो। अब हमें अगेन मैच करना है, तो कर्ता को किससे मैच करेंगे? परिवार का मुखिया होता है। पितृ सत्तात्मक परिवार वो होगा जहाँ परिवार का वरिष्ठ जो होगा वो पुरुष मुखिया होगा। अंतः विवाह क्या होगा? अंतः विवाह वो होगा जो अपने समूह के अंदर विवाह करेगा। अनुलोम विवाह क्या होगा? जब उच्च जाति के पुरुष से शादी करेंगे तो अनुलोम होगा। ये तो बहुत बार पढ़ा है। तो इसमें हमने मैच किया 1 में 2 और ऑप्शन हमारे नीचे हैं। 1 में 2, 2 में है, यानी हमें इन दोनों में फाइंड करना है, और 2 में 4। अब यहाँ से मिल गया हमें ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। दहेज निरोधक अधिनियम कब बना था? दहेज निरोधक अधिनियम बना था 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना था। तो इसको मैच करना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 में 4 और 1 में 4, 2 में है, 3 एंड 4 में, बी में 1, ये ऑप्शन बना हमारा 4। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है हमारा धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो आप जानते ही हैं, सैक्रेड और प्रोफेन की बात कौन करता है? दरखाइन। धर्म जन समुदाय का अफीम है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स। उसके बाद जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो जादू, धर्म और विज्ञान में जो समानता है वो ऑप्शन 3 ठीक हो सकता था, अज्ञात के प्रति अभिस्थापन हो सकता था, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया गया था, और इसलिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, जीव एनिमिज्म है, टोटेमिज्म है, नेचुरलिज्म है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, सामाजिक समझौता, वो धर्म से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये पीजीटी इसके पहले वाले में भी आया था। तो संप्रदायवाद, जब कम्युनलिज्म की बात होगी तो टॉलरेंस उसमें नहीं होता है, टॉलरेंस हो तो कम्युनलिज्म ही क्यों हो, तो इस वजह से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, क्या है? तो ये है अपनी भाषा के प्रति अंधनिष्ठा, समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना, देशभक्ति, अपने ही धर्म के प्रति अति निष्ठा की भावना। तो बहुत ज़्यादा ही निष्ठा की भावना दिखाते हैं अपने धर्म को लेकर, वही सांप्रदायिकता होती है, संप्रदायवाद होता है। और एन ओवर जेलस सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वंस ओन रिलीजन, तो ओवर जेलस सेंस होता है रिलीजन के प्रति। ओके, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो ये सारे ही होने चाहिए, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब बना? तो इसमें पूछा गया है पहला, जो फर्स्ट एंटी इनेक्टेड अगेंस्ट करप्शन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर था, तो वो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, तो इसी वजह से 1947 है। पर यही क्वेश्चन उसमें पहला नहीं मेंशन था, और उसमें दिया हुआ था, एमपी में पूछा गया था कि एंटी करप्शन एक्ट कब बना, तो उसमें 1988 आंसर सही था, जबकि दोनों ही ऑप्शन दिए थे। अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको देखना पड़ेगा क्या करना है, अदरवाइज़ 1947 और 1948 एंटी करप्शन एक्ट से रिलेटेड हैं दोनों ही ईयर। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित
सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? वैसे तो जूलियन स्टीवर्ट अलग हो सकते थे, क्योंकि उनका जो है वो मल्टी लीनियर पे काम है, तो वो अलग हो सकते थे, पर इसको भी आयोग ने कोई मार्क्स नहीं दिए थे, डिलीट कर दिया था, तो उन्होंने इसको नहीं सही माना था। और वैसे ही अलग इस तरह से, क्योंकि सोरोकिन का भी जो पेंडुलम की तरह माना जाता है, कॉन्ट्रेक्ट में आते हैं, तो इस वजह से शायद इसको डिलीट कर दिया गया होगा, इसको मार्क्स नहीं दिया गया था। चेतनात्मक संस्कृति यानी सनसेट कल्चर की बात कौन करता है? सोरोकिन। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी निर्धारण को उत्तरदायी माना? तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट को किसने वो किया है? तो जब टेक्नोलॉजी की बात होगी तो उसमें हो जाएंगे आपके वेबलिन। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। तो जब कोई चेंज ऐसा होगा जो पॉजिटिव वैल्यू जिसमें होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो होगा डेवलपमेंट, यानी सकारात्मक गुणों से संबंधित है, तो वो होगा विकास। उसके बाद है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति कौन सी है? तो सामाजिक परिवर्तन किस वजह से उत्पन्न होता है? तो वो होता है इकोनॉमिक की वजह से। उसके बाद हम मैच कर लेते हैं, अगेन हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो सोरोकिन का क्या है? चक्रीय सिद्धांत है। टैरन डार्क का क्या है? द्वंद्वात्मक है। स्पेंसर का क्या है? विकासवादी। और दरखाइम का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? तो संस्था के सही अर्थ को कौन बताएगा? एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, अंतर संबंधित लोकाचार और रूढ़ियों का योग। तो ये सही होगा, ए सेट ऑफ रिलेटेड फोक वेज एंड नॉर्म्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो फोक वेज और मोरेज भी होंगी, और इसके अलावा नियम और कानून भी हो सकते हैं, तो ये भी एक तरह से नियम और कानून का ही कार्य करते हैं, तभी इसका आंसर माना गया है ऑप्शन 4। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विवाह, परिवार और जाति किसके उदाहरण है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पीजीटी किसमें भी पूछा गया था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा गया पीजीटी में, मुझे लगता है ये हर बार पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण है? तो समिति कौन है? जाति, श्रमिक संघ, वर्ग, गांव। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, इसमें संघ लगा हुआ है, तो ऑलरेडी श्रमिक संघ ही ट्रेड यूनियन जो है वो एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन है। निम्नलिखित में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? तो अब ढूंढना है समिति का लक्षण कौन सा नहीं है। तो लोगों का एकत्रीकरण, निश्चित उद्देश्यों का होना, वैकल्पिक सदस्यता, स्थायित्व। तो स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती, स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि वो तो उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन जो आपका डी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं कल्चरल ट्रेड, यानी सांस्कृतिक तत्व। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। उसके बाद है अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर जब मूल्यांकन करेंगे। आपने देखा ही है कि कितनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं और अब तो समझ ही चुके होंगे कि ये एथनोसेंट्रिज्म की बात हो रही है, जब हम अपनी कल्चर को ही सबसे अच्छा मानते हैं। इसमें कुछ नीट नहीं है, इसमें संस्कृति की एक विशेषता नहीं है, वो बतानी है आपको। तो आपने देखा ही है कि पीजी उसमें दिल्ली पीजीटी में इस क्वेश्चन ने काफ़ी परेशान कर दिया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो कल्चर की विशेषता नहीं है, कल्चर इज़ नॉट ट्रांसमिटेड। अब उसमें क्या पूछ रहा था कि कल्चर की विशेषता है, उस क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से वो आंसर सही नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता नहीं है, और यहाँ पे कहने कल्चर इज़ नॉट ट्रांसमिटेड। तो मैंने उसमें भी बताया था कि कल्चर की ये विशेषता होती है, क्या होती है? कल्चर हस्तांतरित होती है, यानी संस्कृत हस्तांतरित होती है, हस्तांतरित नहीं होती है, ये नहीं होगा। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, और ये ऑप्शन भी उसमें था। और कल्चर इज़ लर्नड, संस्कृत सीखी जाती है, ये ऑप्शन भी उसमें था। कल्चर जो होती है सोशल, तो सोशल होती ही है,
और संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। कल्चर इज़ बोथ सुपर इंडिविजुअल सुपर ऑर्गेनिक दोनों होती है। तो इस हिसाब से आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक था। आई थिंक वो पूछना ये चाह रहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, इसी तरह यही क्वेश्चन शायद पूछना जा रहा था, तभी उसमें वहाँ पे आनुवंशिकता ऑप्शन को उन्होंने ठीक माना था, लेकिन बाय मिस्टेक लिख गया होगा वहाँ पे। तो क्लियर हो गया। पीजीटी में आप देख रहे हैं लेवल एक ही रहता है, एक ही जैसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। कल्चरल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर ट्रेड्स मिल के बनाते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया है? तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं ऑस्कर लेविस, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है? तो साइंटिफिक ओरिएंटेशन की बात कौन नहीं इसमें कर रहा है? तो साइंस इज़ अ वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ व्हाट इज़ और यूनिवर्सलिटी होती है, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं होती। ये इसके पहले भी मैंने बताया था, तो अब क्लियर हो गया होगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? तो कौन सा एक आधार नहीं है? फैक्ट, वेरिएबल, कॉन्सेप्ट, ये सारे उसके आधार हैं, लेकिन प्री कंसेप्शन पूर्वाग्रह उसका आधार नहीं होता है। ऑप्शन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। समाजशास्त्र के अध्ययन में कॉम्ट ने किस पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें उन्होंने यूज़ किया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कार्ल ऑगस्ट कॉम्ट ने। यह एक वैज्ञानिक की प्रशिक्षित आँखों द्वारा प्रघटनाओं, स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखने का एक ढंग है। क्या है ढंग? तो वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या करता है? एक किसी भी इवेंट्स, फॉर्म या प्रोसेस को आँखों से देखता है। कौन? पर्सपेक्टिव देखता है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो होगी इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि वही आगे बढ़ के फिर सोसाइटी बनाती है, स्ट्रक्चर। तो सामाजिक संरचना की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी इंडिविजुअल होगी। किसने प्रकट और अप्रकट की अवधारणा प्रस्तुत की? तो वो है मर्टन ने लेटेंट और मैनिफेस्ट की कॉन्सेप्ट को दिया है। सामाजिक संरचना की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो जब सोशल स्ट्रक्चर की बात होगी तो सबसे पहले आएंगे स्पेंसर। और ये क्वेश्चन पीजीटी में आपने देखा बहुत बार रिपीट हुआ। तो जब भी हम किसी भी पेपर के सीक्वेंस को लगातार लगाते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो मुझे पता चलता है कि उसका जो लेवल है वो एक ही रहता है, और इसीलिए क्वेश्चंस के रिपीटेशन होने की वहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। और बस उसी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए हम आपके साथ ये पेपर शेयर कर रहे हैं। पार्सन्स के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? तो पार्सन्स ने किसको प्री रिक्विसाइट ऑफ सोशल सिस्टम नहीं माना है, वो आपको ढूंढना है। तो सामाजिक जब पृथकता होगी तो कैसे फिर हो जाएगा वो, तो प्री रिक्विसाइट कैसे होगी? प्रतिमानों को बनाए रखना, टेंशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, गोल अटेनमेंट की बात करते हैं, अडेप्टेशन की बात करते हैं, यानी AGIL की बात करते हैं, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी की बात करते हैं फंक्शनल प्री रिक्विसाइट में। उसके बाद है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक है मर्टन की। और अगर आपको नहीं लर्न होता है तो आप ये देख लो, इनकी बुक में 2 बार सोशल आएगा, वो बुक हो जाएगी मर्टन की। कौन सी प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? अस्क्राइब स्टेटस किसका उदाहरण है? वो है सन। कोई भी अस्क्राइब स्टेटस मतलब जो आप टीचर तो आप सीख के ही कुछ बनेंगे, प्रधानमंत्री भी सीखेंगे, क्लर्क भी, लेकिन पुत्र तो वो तो अपने आप प्राप्त होता है। तो इसीलिए सन जो है वो अस्क्राइब स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है बहुत ही अच्छा, और वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें देखना क्या है? भूमिका तनाव। जब रोल स्ट्रेन की बात होगी तो वहाँ पे आपका हो जाएगा डिफ़िकल्टी इन मीटिंग वंस रोल ऑब्लिगेशन। मतलब अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में जब कठिनाई होगी तो उसे हम कहेंगे भूमिका तनाव। उसके बाद है भूमिका संघर्ष। तो जब रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो उसमें होगा
कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ टू रोल्स एट टाइम। आपको एक ही चीज़ याद करनी है, अगर दो रोल में बात होगी तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगर एक रोल में बात होगी तो रोल टेंशन तनाव हो जाएगा। और भूमिका संक्रमण यानी जो ट्रांजिशन होगा, रोल ट्रांजिशन होगा, वो तो यही होता है एक भूमिका से जब आप दूसरे में जाते हैं। भूमिका श्रृंखला, रोल सेट क्या होता है? रोल सेट होता है एक क्लस्टर होता है ऑफ एसोसिएटेड रोल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ सोशल स्टेटस। तो यहाँ पे वन रोल एक उसकी बात हो रही थी, इसीलिए उसमें तनाव था। और जब दो होंगी तो हो जाएगा संघर्ष। संक्रमण का मतलब है एक से दूसरे में चेंज करना। रोल सेट, भूमिका श्रृंखला यानी रोल सेट की जब बात होगी तो वो क्लस्टर हो जाएगा भूमिका का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है स्टेटस ग्रुप की बात कौन करता है? तो स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं मैक्स वेबर, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है पीजीटी में। कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का संकेत करता है? तो प्रदत्त परिस्थिति का यहाँ पे एस्क्राइब स्टेटस की अगेन बात हो रही है। तो जब ग्रेजुएट होंगे तो उसको सीखेंगे, ग्राम पंचायत के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मैरिड पर्सन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, एक वुमेन या सन जो पिता पुत्री ये सब जो था वो आपका एस्क्राइब स्टेटस हो जाएगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसकी है? कूले की है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन सी नहीं है? फैमिली है, पीयर ग्रुप है, स्कूल है, लेकिन पुलिस जो है वो उसका सोशलाइजेशन की एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन सी पुलिस को हम निकाल देंगे, एजेंसी में नहीं रखेंगे। आई एंड मी विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वॉज यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो आई मी की बात करते हैं मीड। एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंजीनियर बना, तो क्या हुआ? उसकी जो पीढ़ी थी उसमें चेंज हो गया, तो इसलिए इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो गई, क्योंकि जब एक पीढ़ी से लुहार का बेटा लुहार ही नहीं बना, उसकी पीढ़ी में चेंज हो गया, आगे निकल गया। तो जब कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चेंज करेगा तो उसे हम कहते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, यानी अंतः पीढ़ी गतिशीलता। इसलिए ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। कौन सामाजिक स्त्रीकरण का फॉर्म नहीं है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फॉर्म नहीं। ये यूजीसी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फॉर्म कौन सा नहीं है? कास्ट में भी ऊपर नीचे होता है, क्लास में भी ऊपर नीचे होता है, और जेंडर भी ऊपर नीचे होता है। तो ये सब में स्ट्रेटिफिकेशन होगा, लेकिन रिलीजन तो सारे सभी के रिलीजन में समानता है। किसी को हम ये नहीं कह सकते हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है या कौन सा, वो इक्वलिटी होती है। तो इसीलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फॉर्म रिलीजन नहीं है। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य जो हायरार्किकल डिवीज़न है वो क्या है? तो इसके ऊपर आपने अभी देखा ही है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, जब हम किसी भी हायरार्किकल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं इनटू हायर और लोअर, तो उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हु propounded द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की फंक्शनल थ्योरी किसने propound की थी? डेविस एंड मोर ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमो हायरार्कस के लेखक कौन है? वो हैं ड्यूमो। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो मैचिंग वाला है। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। और हर पीजीटी में जितने आपने पीजीटी के पेपर्स किए हैं लगभग ज़्यादातर में ये क्वेश्चन आपको मिला है। तो पहले हम देखते हैं कॉन्शियस अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल की बात कौन करता है। तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल की बात करते हैं कूले एंड बर्नार्ड। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल की बात कौन करता है? कार्ल मनहेम। पॉजिटिव नेगेटिव की बात कौन करता है? किम्बाल यंग। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल जो है उसकी बात कौन करता है? गुरविच मूर। तो आपने देखा ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कई बार आ चुका है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस कूले का हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्ल मनहेम का हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव किम्बाल यंग का हो गया, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो गया आपका गुरविच एंड मूर का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं सोशल कंट्रोल के जो कि पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस पूछ रहा है। तो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में कौन कौन सी आती हैं, कौन सी नहीं आती? तो उसमें तो जो हेल्प करती हैं वही आती हैं। तो इस वजह से कौन सी होगी? एडजस्टमेंट होगी, कोऑपरेशन होगा, अकोमोडेशन होगा। लेकिन कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रावेंशन ये सब डिसएसोसिएटिव में आती हैं, तो इसीलिए इसमें नहीं होंगी। संगठनात्मक में सिर्फ हेल्पिंग वाली, सहयोग वाली आती हैं, तो ये सारी हैं। लेकिन कंपटीशन 62 में 4th ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्सरी रिलेटिव्स डिस्क्राइब्ड बाय मर्डॉक। इसके पहले वाले में उन्होंने द्वितीयक पूछा था, इसमें तृतीयक पूछ रहे हैं। तो द्वितीयक में 33 थे और तृतीयक में 151 है। ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है इनमें से कौन सी भारत में मातृवंशी जनजाति है? तो भारत में मातृवंशी जनजाति है खासी, इसलिए ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है? तो जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है किनशिप रिलेशन, हायरार्किकल सोशल रिलेशन, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर स्क्रिप्चुअल रिलीजन, लिखित धर्म। तो कौन डालेगा? इसमें डालेगा किनशिप रिलीजन, जनजाति समाज पे प्रकाश डालेगा। ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो भारत की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? भारत की अगर देखें तो गुज्जर नहीं है अनुसूचित जनजाति, भील है, संथाल है, हो है। तो आप ये भी लर्न कर लो कि कौन कौन सी हैं। भील, संथाल, हो अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन गुज्जर नहीं है। भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू हैं। तो भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? वो कहा है घुरिये ने। बैकवर्ड हिंदू। सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया? तो सबाल्टर्न संप्रत्यय बताया एंटोनियो ग्राम्सी। तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव, सबाल्टर्न जो टर्म कॉइन किया था सबसे पहले वो ग्राम्सी ने। कल्चरल हेजेमनी को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उस पर्सपेक्टिव में इसको यूज़ किया था। हालांकि इसका कहीं कहीं आंसर ऑप्शन डी दिया है, लेकिन जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर था, और वो फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था टर्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो वो बात किए थे एंटोनियो ग्राम्सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी मत होना। सबाल्टर्न संप्रत्यय किसने बताया? हु कॉइन्ड द टर्म सबाल्टर्न? तो एंटोनियो ग्राम्सी हैं। और इन्होंने जो ये वीकर सेक्शन में ये जो वर्कर्स लोग थे, उनका जो वर्कर्स था उनको दिखाने के लिए जो कल्चरल हेजेमनी थी उस पर्सपेक्टिव में यूज़ किया था। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि में विवाह की निम्न आयु, उच्च हाई इलिटरेसी, रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन सा नहीं होगा? प्रोफेशनल एजुकेशन से कम नहीं, वो तो सोच समझ के होगा जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई? तो जनसंख्या वृद्धि पर किसने जनसंख्या के अध्ययन पर किसने दिखाई? माल्थस ने। जनानकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन या मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी उससे संबंधित नहीं है, रोगग्रस्तता का उससे कोई मतलब नहीं है। विचलन का अनुकरण सिद्धांत यानी इमिटेशन थ्योरी ऑफ डेविएंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय होम? तो इसमें कौन हो जाएगा? टार्डे। टार्डे ने सबसे पहले इसकी बात की थी, इमिटेशन थ्योरी ऑफ डेविएंस। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्न क्रिमिनल? बॉर्न क्रिमिनल की बात किसने की थी? लोम्ब्रोसो ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? संपूर्णानंद आश्रम किससे संबंधित है? ओपन जेल यानी जो खुले वो जेल हैं उनसे संबंधित है, और ये यूपी के वाराणसी शहर में है। कहीं पूछ ले तो। निम्न में से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है? तो बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक क्षीणता या सही सामाजिकरण। तो जब प्रॉपर सोशलाइजेशन होगा तो क्यों
बाल अपराध होगा। आप यहीं से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने आपके साथ टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिले और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मिले। कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा इस पेपर को सॉल्व करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, कुछ यूनिक मिला होगा, और नहीं भी मिला होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो गई और आपको पता चल गया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में। तो बहुत पैनिक नहीं होना है, आराम से आपको अपना सिलेबस देखना है और बस आपको बेसिक पे काम करना है और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।